सबसे पहले मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि मैं इतने दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। कुछ रीज़न के चलते मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। मैं कोशिश करूँगा कि कंसिस्टेंट वीडियो अपलोड कर पाऊँ। टाइम पास करे बिना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था रोज़ ओसातो को एक वो उसे उस फॉरेस्ट में फेंक देती है और कहती है कि ग्रैंड ग्रिजली का शिकार करे बिना वापस मत आना। अब ओसातो को लगने लगता है कि वो मारा जाएगा, लेकिन वो हार नहीं मानता और अपने हीलिंग मैजिक का यूज़ करके खुद को प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद वो अपने मसल्स का यूज़ करके लैंड करता है। नीचे गिरते वक्त जो उसे चोट लगी थी वो इसे हील करते हुए कहता है, अब मैं यहाँ आ चुका हूँ तो रोज़ के दिए काम को पूरा करे बिना घर वापस नहीं जा सकता। तो कहता है, मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ग्रैंड ग्रिजली सिर्फ 2 मीटर लंबे ही तो होते हैं। तभी अचानक वहाँ एक ग्रैंड ग्रिजली आ जाता है। ओसातो उसे देखकर डर जाता है तो वो वहाँ से भागने लगता है। भागते भागते ओसातो कहता है, मैंने जितना सोचा था ये उससे भी बहुत बड़ा है, ज़रा इसके पंजे तो देखो। वो कहता है, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे अपने पैरों पर पूरा भरोसा है, और वो ज़्यादा स्पीड में भागने लगता है। तो सोचता है कि वो बेर अब मेरा पीछा नहीं कर पा रहा होगा, लेकिन वो पीछे मुड़ के देखता है तो वो बेर उसके काफ़ी क्लोज आ चुका था। ओसातो अपनी ट्रेनिंग को याद करता है। वो कहता है कि ये बेर रोज़ के सामने तो कुछ भी नहीं है, और पीछे मुड़कर उस बेर का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन वो देखता है कि ग्रैंड ग्रिजली के साथ साथ 2 ब्लू ग्रिजली भी आ चुके हैं। वो देखकर वो दोबारा से डर जाता है और वापस से भागने लगता है। सामने की तरफ से उसे झरने की आवाज़ आती है तो वो उस आवाज़ का पीछा करता है और उसे झरना मिल जाता है। तो उस झरने में बिना कुछ सोचे समझे कूद जाता है। वो ग्रैंड ग्रिजली उसके कूदने की वजह से कुछ नहीं कर पाते। अब हम देखते हैं कि शाम हो जाती है। ओसातो अपने कपड़े सुखा देता है और अपना सामान चेक करता है। पता चलता है उसके पास इमरजेंसी राशन, एक कैंटीन और एक नाइफ है। वो कहता है, रोज़ को मुझे कम से कम आग जलाने के लिए कुछ तो दे देना चाहिए था, मुझे तो वो एक ऑर्ग लगती है। ओसातो कहता है, मुझे ग्रैंड ग्रिजली को मारना है, लेकिन ये इम्पॉसिबल लग रहा है, लेकिन मुझे ये करना भी पड़ेगा क्योंकि मैं ये करे बिना वापस घर नहीं जा सकता। वो कहता है, इस बारे में कल सोचेंगे, मैंने अपना पहला दिन जैसे तैसे सर्वाइव कर लिया है। ये कहने के बाद वो उसी पेड़ के ऊपर सो जाता है। दूसरे दिन ओसातो नीचे उतर कर आता है और कहता है, मुझे जल्द से जल्द उन ग्रिजली के ठिकाने का पता लगाना होगा। ओसातो को एक पेड़ के ऊपर ग्रिजली के द्वारा किए गए स्क्रैचेस के निशान मिलते हैं। उसे लगता है कि ग्रिजली आसपास होंगे। तभी उसे झाड़ियों में से आवाज़ आती है तो वो अपनी नाइफ निकाल के अलर्ट हो जाता है। तभी वो देखता है कि झाड़ी में से तो एक ब्लैक रैबिट निकल के आता है। रैबिट को देखकर ओसातो सोचता है, ये एक ब्लैक रैबिट है या फिर एक ऐसा मॉन्स्टर जो ब्लैक रैबिट की तरह दिख रहा है। तो देखता है कि उस ब्लैक रैबिट को चोट लगी हुई होती है। तो वो उससे पूछता है, क्या तुम्हें चोट लगी है? सो वो हाँ में जवाब देता है। तो ओसातो बोलता है, इसे मेरी लैंग्वेज समझ में आ रही है। ओसातो उसे हील कर देता है और कहता है, अपना ध्यान रखना, दोबारा से अपने आप को हर्ट मत कर लेना। यह कहकर वो वहाँ से आगे बढ़ जाता है। वो ब्लैक रैबिट उसका पीछा कर रहा होता है। सो ओसातो उससे कहता है, तुम मेरा पीछा मत करो, मैं कुछ खतरनाक मॉन्स्टर्स को ढूंढ रहा हूँ। ये कहकर वो दोबारा से आगे बढ़ जाता है, लेकिन वो ब्लैक रैबिट उसका दोबारा से पीछा करने लगता है। सो उससे पूछता है, क्या तुम जानते हो वो ग्रैंड ग्रिजलीज कहाँ रहते हैं? सो वो ब्लैक रैबिट थोड़ा आगे जाकर उसे बुलाने लगता है। वो ब्लैक रैबिट ओसातो को ग्रैंड ग्रिजली की गुफा के पास ले आता है। ओसातो कहता है, अब मैं यहाँ आ चुका हूँ, मुझे बिना पकड़े जाए इन पर नज़र रखनी होगी। तो कहता है, मैंने बुक में पढ़ा था कि ग्रैंड ग्रिजली हमेशा ग्रुप में रहते हैं, तो क्या ये वही है? अगले सीन में हमें ओसातो को एक लेक के पास दिखाया जाता है। ओसातो कहता है, इस पानी को बॉईल करे बिना पीने में भी डर लग रहा है क्योंकि उसके पास पानी को बॉईल करने के लिए कुछ भी इक्विपमेंट्स नहीं है। तभी वहाँ पर वो ब्लैक रैबिट आ जाता है। ओसातो कहता है, तुम वापस आ गए, चलो मुझे अभी भी उन ग्रिजलीज पर नज़र रखने जाना है। इस सीन में ओसातो अभी भी उन ग्रिजलीज पर नज़र ही रख रहा होता है, लेकिन अब ओसातो को ये ग्रिजलीज क्यूट लगने लगे हैं और वो कहता है, ये ब्लैक रैबिट भी कुछ कम क्यूट नहीं है। अगले दिन ओसातो के पेट में काफ़ी ज़ोरों से दर्द कर रहा होता है। ये उस गंदे पानी को पीने की वजह से है। इसके ऊपर हीलिंग मैजिक भी काम नहीं कर रहा होता है। सो ओसातो कहता है, लगता है मुझे किसी ने पॉइजन कर दिया है। अभी वो ब्लैक रैबिट ओसातो के पास आ जाता है और उसे प्यार करने लगता है। अगले दिन वो ब्लैक रैबिट ओसातो को एक साफ तालाब के पास लेके आता है। उस तालाब का पानी ओसातो टेस्ट करता है तो वो कहता है, इस पानी को तो टेस्ट भी है। वो उस ब्लैक रैबिट को थैंक्स करने के लिए उसकी तरफ देखता है तो वो ब्लैक रैबिट काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ होता है। वो एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। ओसातो भी उसके पीछे पीछे पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। ओसातो कहता है, ऐसा ये आसपास को एक मॉन्स्टर होगा, लेकिन ये ब्लैक रैबिट ग्रैंड ग्रिजली को देखकर तो नहीं डरा था। तभी अचानक वहाँ पर एक बहुत बड़ा स्नेक आ जाता है। उस स्नेक को देखकर ओसातो कहता है, मैंने ऐसी किसी चीज़ के बारे में बुक में नहीं पढ़ा है, लेकिन मैं देख कर बता सकता हूँ कि ये स्नेक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है।
फिलहाल मुझे इससे दूर ही रहना चाहिए। वो स्नेक वहाँ से चला जाता है तो ओसातो काफ़ी ज़्यादा रिलीफ फील करता है। ओसातो को उस स्नेक को देखे हुए 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी ओसातो के अंदर से उस स्नेक का डर नहीं गया है। ओसातो को अभी भी ये ग्रिजलीज काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहे होते हैं। ओसातो डिसाइड करता है कि वो कल के कल ही इन्हें ख़त्म करेगा। दूसरे दिन काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही होती है। वो ब्लैक रैबिट ओसातो को वहाँ जाने से रोक रहा होता है। ओसातो उसकी बात मान जाता है और कहता है मैं मौसम साफ होने तक यहाँ पर बैठ ही सकता हूँ। मौसम साफ होने के बाद ओसातो वहाँ से जाने लगता है। वो ब्लैक रैबिट उसके कंधे पर बैठ जाता है। ओसातो उससे कहता है इस बार मुझे मत रोकना। वो अपने वेपन को रेडी करता है और उन बेर पर अटैक करने के लिए जाता है, तो वो देखकर शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वो बेर पहले से ही मरे पड़े थे। ओसातो कहता है अब रोज मुझे नहीं छोड़ेगी जब उसे पता चलेगा कि मेरा शिकार किसी ने चुरा लिया है। उन बेर्स पर काटने के निशान देखकर ओसातो समझ जाता है कि ये काम उसी स्नेक का होगा। ओसातो कहता है देखने से लगता नहीं है कि उस स्नेक ने इन्हें खाने के लिए मारा होगा, लग रहा है जैसे उसने इन्हें सिर्फ मज़े के लिए मारा होगा। अभी पत्थरों के बीच में से वो ग्रिजली का बच्चा बाहर निकल के आता है और अपने पेरेंट्स के पास जाकर उन्हें उठाने की कोशिश करता है। वो नहीं उठते तो वो रोने लगता है। ओसातो काफ़ी गुस्से में कहता है उस स्नेक की हिम्मत कैसे हुई इसके पेरेंट्स को मारने की। वो उस बेर से कहता है कि तुम कहीं मत जाना, मैं तुम्हारा बदला लेके आऊँगा। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी वो बेर स्मेल करके उस स्नेक का पता लगा लेता है और वो भी अपना बदला लेने के लिए तैयार हो जाता है। इस सीन में हमें सुजुने और काजुकी को दिखाया जाता है जो कि ओसातो से मिलने आए थे। उन्हें वहाँ पता चलता है कि ओसातो पिछले 10 दिनों से फॉरेस्ट में ट्रेनिंग करने के लिए गया है। तभी एलेक कहता है कि रोज भी गई हुई है, सो हमें पता नहीं कि वहाँ क्या चल रहा है। रास्ते में सुजुने काजुकी से पूछती है कि तुम ओसातो को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंता करने लगते हो। सो काजुकी बोलता है क्या तुम्हें उसकी चिंता नहीं होती। सो सुजुने बोलते हैं कि सच बताऊं तो मुझे उसकी चिंता नहीं हो रही है, क्योंकि अगर कैप्टन रोज उससे ऐसा करवा रही है तो वो ज़रूर सेफ ही होगा और मुझे उस पर पूरा विश्वास है कि वो वापस सही सलामत आ जाएगा। सो काजुकी कहता है कि मुझे भी उसके ऊपर पूरा विश्वास है। अगले सीन में हमें ओसातो को दिखाया जाता है जो कि उस स्नेक से फाइट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा तैयारी कर रहा होता है। उसकी तैयारी पूरी हो जाती हो तो वो उस ब्लैक रैबिट से कहता है क्या तुम मुझे उस स्नेक के पास ले जाओगे, अगर तुम्हें डर लगे तो तुम मुझे बस रास्ता दिखा देना, उसके बाद तुम वहाँ से चले जाना। सो वो ब्लैक रैबिट भी उसे अपने पीछे पीछे ले जाने लगता है। वो लोग फाइनली उस स्नेक के पास पहुँच जाते हैं, लेकिन वो शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि वो ब्लू ग्रिजली का बच्चा उस स्नेक से फाइट कर रहा होता है। फाइट करते करते वो काफ़ी ज़्यादा घायल भी हो चुका होता है। ओसातो उस स्नेक को देखकर थोड़ा सा घबरा जाता है, लेकिन वो कहता है कि ये डेंजरस ज़रूर होगा लेकिन रोज से डेंजरस कुछ भी नहीं है। ये कहकर वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। उस स्नेक का ध्यान पूरी तरह से उस छोटे से बेर के ऊपर था, इसलिए ओसातो उस पर अटैक करने जाता है, लेकिन वो स्नेक अचानक से उसके पास आ जाता है उसे खाने के लिए। लेकिन ओसातो अपनी फुर्ती का इस्तेमाल करते हुए उसे डॉच कर लेता है और अपने हाथ में रखी हुई पैनी लकड़ी को उसकी आंख में डाल देता है। वो स्नेक ओसातो को अपनी पूंछ से काफ़ी ज़्यादा दूर फेंक देता है। ओसातो पीछे जाके पेड़ में लगता है, लेकिन ओसातो ने अपने हीलिंग मैजिक को एक्टिवेट कर लिया था, इस वजह से उसे ज़्यादा चोट नहीं लगती। ओसातो खड़ा होकर उस स्नेक से कहता है क्या तुम में सिर्फ इतना ही दम था। तो ये सुनकर वो स्नेक काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और ओसातो पर दोबारा से अटैक करने के लिए आता है। ओसातो समझ जाता है कि वो स्नेक लेफ्ट साइड से अटैक करेगा क्योंकि उसकी राइट आंख फूट चुकी है। ओसातो की प्रेडिक्शन सही होती है तो वो उस अटैक से बच जाता है और उस स्नेक के पास जाता है। धुआं होने की वजह से ओसातो उस स्नेक को देख नहीं पाता। इसी मौके का फ़ायदा उठाते वो स्नेक ओसातो का एक हाथ को खा लेता है। ओसातो को दर्द तो काफ़ी होता है लेकिन वो हार नहीं मानता। ओसातो अपने हीलिंग मैजिक को एक्टिवेट कर देता है और उसके जिस हाथ में स्नेक ने काटा था उस हाथ में एक नाइफ था, तो वो उस नाइफ को और अंदर डालने लगता है। इस वजह से वो स्नेक दर्द के मारे उसे छोड़ देता है। ओसातो छूटने के बाद नोटिस करता है कि उसे चक्कर आ रहे हैं। वो समझ जाता है कि इस स्नेक ने उसे पॉइजन कर दिया है। वो उस स्नेक से कहता है कि मुझे अपने आप को हील करना आता है। अगर ओसातो कहता है मैंने पेट दर्द के वक्त सीखा था कि अगर मुझे पॉइजन अंदर से मारे तो मुझे अपने आप को अंदर और बाहर दोनों तरफ से हील करना होगा। ये कहकर वो उस स्नेक के ऊपर दोबारा से अटैक करने जाता है। वो स्नेक उसे पूंछ से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो बेर बीच में आकर उस स्नेक के अटैक को रोक लेता है और ओसातो को एक इशारा करता है। ओसातो उसके इशारे को समझ जाता है और उसके ऊपर से छलांग लगाकर उस स्नेक के ऊपर चढ़ जाता है। वो स्नेक ओसातो को नीचे गिराने की काफ़ी कोशिश करता है लेकिन वो गिरा नहीं पाता। ओसातो एक पंच बनाकर उस स्नेक को मार देता है। वो पंच इतना पावरफुल होता है कि उस स्नेक की सर की हड्डी तक टूट जाती है। वो स्नेक बेहोश होने लगता है। सो ओसातो इस मौके का फ़ायदा उठाकर उसके आँख में लगी हुई पैनी लकड़ी को और अंदर डालने लगता है। इस काम में वो बेर भी उसकी मदद कर रहा होता है। ओसातो फाइनली उस स्नेक को मार डालता है।
वो बेर ओसातो के पास आ जाता है और उसे प्यार करने लगता है। ओसातो उसे कहता है, देखा मैंने तुमसे कहा था ना, मैं तुम्हारा बदला ले लूँगा। ओसातो उसे कहता है, मैं तुम्हें हील करना चाहता हूँ, लेकिन मैं अभी अपना सारा माना पॉइज़न से लड़ने में लगा रहा हूँ। अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो मैं मर जाऊँगा। तभी अचानक से वो स्नेक उड़ जाता है। ओसातो हिलने की कोशिश करता है लेकिन वो हिल नहीं पाता। वो बेर ओसातो को बचाने के लिए उसे खींचने की कोशिश करता है लेकिन वो खींच नहीं पाता। तभी वो स्नेक उन दोनों पर अटैक कर देता है। ओसातो कहता है, लगता है मैं यहाँ पर मर जाऊँगा, मैं यहाँ पर मरना नहीं चाहता, ये सब रोज़ की गलती है, वो एक बहुत बुरी पर्सन है। भी आसमान में से रोज़ आ जाती है और उस स्नेक पर अटैक कर देती है। वो अटैक इतना पावरफुल होता है कि उस स्नेक का कचुम्बर निकल जाता है। वो उस स्नेक से कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें पहले ही मर जाना चाहिए था। ओसातो रोज़ से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। सो रोज़ उसे बता दिए कि मुझे इस ब्लैक रैबिट ने बता दिया था, ये मेरा पेट है, इसका नाम कुकुरू है। ओसातो रोज़ से कहता है कि ये जब मुझे मिला था तब तो ये घायल था। रोज़ ओसातो से कहती है, कुकुरू ने तो बस तुम्हारा ट्रस्ट गेन करने के लिए नाटक किया था, मैंने इसे तुम पर नज़र रखने के लिए भेजा था और मैं भी तुम्हारे आसपास ही थी। मैं तुम्हारे टास्क में आने वाली थी लेकिन बहुत ही कम बार, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये स्नेक यहाँ पर आ जाएगा और ग्रैंड ग्रिजलीज को मार डालेगा। ओसातो रोज़ से पूछता है, क्या तुम इसे जानती हो। सो रोज़ बताती है कि इस स्नेक को डीमन लॉर्ड की आर्मी ने बनाया था, पिछले इन्वेजन में सिग्लिस इसे ख़त्म करने में नाकामयाब हुआ था, तब शायद ये इस फॉरेस्ट में आ गया होगा। ओसातो, क्या तुम्हें पता है कि ग्रैंड ग्रिजलीज कितने ताकतवर होते हैं, उन्हें एक ड्रूक की फुल यूनिट भी नहीं हरा पाती। ओसातो काफ़ी गुस्से में कहता है, तो आपने मुझ जैसे नूब को क्यों भेज दिया उन्हें मारने के लिए। रोज़ ओसातो से कहती है, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम उन्हें हरा दोगे, मैं तो बस तुम्हें एक्सपीरियंस दिलाना चाहती थी कि अपने से ज़्यादा ताकतवर अपोनेंट से कैसे फ़ाइट करते हैं, लेकिन तुमने इस स्नेक से फ़ाइट की, मैं तुम्हें और ज़्यादा इंटरेस्टेड हो चुकी हूँ, सोच रही हूँ तुम्हें और थोड़ी देर यहाँ पर रहने दूँ। ओसातो गुस्सा होने लगता है तो वो बेर बीच में आकर रोज़ के ऊपर गुर्राने लगता है। सो रोज़ ओसातो से पूछती है, क्या ये बेर तुम्हें पसंद करने लगा है। ओसातो कहता है, देखा जाए तो इसने अपने फैमिली मेम्बर्स को खोया है। वो उस बेर के पास जाकर उसे सहलाने लगता है तो वो बेर भी शांत हो जाता है और ओसातो को गले लगा लेता है। रोज़ कहती है कि तुम दोनों बिल्कुल एक जैसे हो। वो उस बेर से कहती है कि हम तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे, ओसातो को अपने पीठ पर बिठाओ और यहाँ से चलो। वो बेर भी खुशी खुशी ओसातो को अपने पीठ पर बिठा लेता है। उसके बाद रोज़ उन दोनों को अपने हाथों में उठा लेती है। रोज़ काफ़ी गुस्से में ओसातो से कहती है, मैंने सब कुछ सुन लिया था, जब तुम मुझे और बुला रहे थे, तुम मुझे गुस्सेल बुला रहे थे, है ना। चलो इस बार तो मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ, अगली बार तुमने ऐसा कहा तो मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगी, समझ गए। उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं शाम हो जाती है और रोज़ ओसातो से कहती है कि तुम्हारा टेस्ट कंप्लीट होता है, तुम मेरे साथ बैटलफील्ड में फ़ाइट कर सकते हो। तुमने अभी बेसिक्स मास्टर नहीं किए हैं, लेकिन तुम्हारे पास अच्छी मेंटल हेल्थ और फिजिकल एबिटाइट है और तुम्हारे पास पेन को सर्वाइव करने की एबिलिटी भी है। हमारे स्क्वाड के बाकी के 2 हीलर ऐसा नहीं कर पाते, तुम्हें अपने आप पर नाज होना चाहिए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम कर पाओगे। ये सुनकर ओसातो कहता है कि मैं क्या कर पाऊँगा। रोज़ उससे कहते हैं कि जल्द ही डीमन लॉर्ड अपनी आर्मी के साथ हम पर अटैक करेगा। अगले सीन में हमें डीमन लॉर्ड को दिखाया जाता है जो कि अपनी आर्मी की 3rd कमांडर अमीलिया वर्गट से पूछता है कि हमारी लिंगर किंगडम पर अटैक करने की तैयारी कैसी चल रही है। सो वो बताती है कि हमारी सारी यूनिट्स तैयार है, सिर्फ आपके ऑर्डर देने की बारी है। इसी के साथ आज का एपिसोड हो जाता है ख़त्म। मैं बोलूँगा आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।